हेलो एवरीबॉडी। हम लोग जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्योरिटीज लॉ की रिवीजन बैच में, दैट इज टॉपिक ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंटरमीडियरी है जो पब्लिक को यूनिट्स इशू करता है। यूनिट्स इशू करके पब्लिक से पैसे रेज करते हैं, फिर पैसे का बनाते हैं पूल। पूरा पैसा एक जगह लाकर के इकट्ठा किया जाता है और फिर इस पूल से म्यूचुअल फंड जाकर के इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज में। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें मार्केट की स्ट्रेटेजीज के बारे में पता होता है, मार्केट के मूवमेंट के बारे में पता होता है। वो जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे पूरी प्लानिंग करके पूरे स्ट्रेटेजी के साथ ही इन्वेस्ट करते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वहां से अर्निंग करता है, पैसा कमाता है और यही रिटर्न म्यूचुअल फंड अपना खर्चा डिडक्ट करने के बाद इन्वेस्टर्स में बांट देता है, यूनिट होल्डर्स में बांट देता है। यूनिट होल्डर्स ने अपना पैसा दिया, पैसे को म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके पैसा कमाया और इसी रिटर्न को इन्वेस्टर्स को लौटा दिया जाता है। म्यूचुअल फंड जब भी बनेगा हमेशा बनेगा इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म में है, तो इसको जो लोग बनाते हैं उन्हें कहा जाता है स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स वो लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड को बनाते हैं। और जो लोग म्यूचुअल फंड को बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। क्योंकि म्यूचुअल फंड ट्रस्ट फॉर्म में है तो पक्का यहाँ पर एक ट्रस्टी तो होगा ही जो इस म्यूचुअल फंड के सारे काम को देखता होगा, चेक करता होगा कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है या नहीं। इस म्यूचुअल फंड में पैसे और असेट्स और सिक्योरिटीज को मैनेज करने के लिए एक कंपनी अपॉइंट की जाती है जिसका नाम होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। नाम से ही आपको मतलब क्लियर हो जाएगा, असेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब जो असेट्स को मैनेज करती है, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है। और एक होता है इस सेटअप में कस्टोडियन। कस्टोडियन की जरूरत यहां पर सिर्फ इसलिए पड़ती है बिकॉज म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से पैसा लिया है, पब्लिक के पैसे से सिक्योरिटीज खरीदी है। कुछ सिक्योरिटीज या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं और फिजिकल फॉर्म में लिए हुए इन सिक्योरिटीज को म्यूचुअल फंड अपने ऑफिस में ऐसे ही नहीं रख सकता, इन्हें संभाल कर रखा जाता है कस्टोडियन के पास। म्यूचुअल फंड अपने आप में एक इंटरमीडियरी है, इसे जाना पड़ेगा सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाने। असेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी एंड कस्टोडियन मतलब इस सेटअप में जितने लोग आते हैं सबके सब इंटरमीडियरीज हैं और सभी को लेना पड़ता है सेबी के पास से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्पॉन्सर क्या होता है हम समझ चुके हैं। स्पॉन्सर वो व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड को बनाता है। म्यूचुअल फंड बनता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, यूनिट्स इशू करके पब्लिक से पैसे रेज करता है, पैसे रेज करके पैसे का पूल बनाता है और इस पूल को ले जा करके इन्वेस्ट करता है, रिटर्न कमाएगा, इन्वेस्टर्स को लौटाएगा। म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी स्पेशली बनी है इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, जिसका काम होगा इस म्यूचुअल फंड की असेट्स को मैनेज करना। कस्टोडियन का मतलब होता है वो कस्टोडियन जो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज के रूप में सेबी के पास में रजिस्टर्ड है। ट्रस्टी का मतलब होगा वो ट्रस्टी जो डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में ऑलरेडी सर्टिफिकेट होल्ड करता है, सेबी के द्वारा दिया गया। इन्वेस्टर का मतलब यहाँ पर होता है यूनिट होल्डर्स से, जो लोग यूनिट्स खरीदते हैं हम उनको बुलाते हैं यहाँ पर यूनिट होल्डर्स। एक्चुअली यही लोग इन्वेस्टर्स भी हैं। यूनिट्स का मतलब होता है म्यूचुअल फंड के द्वारा इशू किया गया वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें अगर यूनिट होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उस स्कीम में एक हिस्सा मिलता है, उतना हिस्सा मिलेगा जितने के लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का मतलब होता है म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम जो पब्लिक से पैसा रेज करके इस पैसे से खरीदती है मनी मार्केट की सिक्योरिटीज। नेट असेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा रेज करेगा, इस पैसे का पूल बनाकर इस पूल से सिक्योरिटीज खरीदता है। इन सिक्योरिटीज पर म्यूचुअल फंड को कुछ रिटर्न मिलते हैं, कुछ एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं। उसमें से म्यूचुअल फंड अपना खर्चा माइनस कर देता है और अब जो वैल्यू आती है उसे हम बुलाते हैं असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू।
अब अगर हमें एनएवी पर यूनिट चाहिए तो हम इसी एनएवी को डिवाइड कर देते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, तो हमें मिल जाती है एनएवी पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा रेस करता है 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, इस पे म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से पैसा रेस किया, पैसे का पूल बनाया, 100 करोड़ का एक पूरा का पूरा पूल बना है, इसे ले जाकर के म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया। और म्यूचुअल फंड की कितनी सिक्योरिटीज हैं, तो 1 करोड़ सिक्योरिटीज हैं, 1 करोड़ यूनिट्स इशूड हैं। म्यूचुअल फंड ने 100 करोड़ पब्लिक से रेस किए हैं, इसके ऊपर म्यूचुअल फंड ने 20 करोड़ कमाए और 5 करोड़ का खर्चा किया, तो अब टोटल म्यूचुअल फंड के पास आ गया है 115 करोड़। 115 करोड़ की एनएवी आ रही है म्यूचुअल फंड की, और अगर मैं इसे डिवाइड करके निकाल दूं पर यूनिट के हिसाब से तो 115 रुपए पर यूनिट की आ रही है वैल्यू। जब खरीदी थी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स तो थे 100 रुपए की वैल्यू और अब है 115 रुपए की, विच मीन्स 15 रुपए पर यूनिट का एप्रिसिएशन हुआ है इन्वेस्टर्स को। क्योंकि म्यूचुअल फंड पब्लिक का पैसा लेकर उसी से इन्वेस्टमेंट करता है, उसी को मैनेज करता है और पब्लिक को ही वापस लौटा दिया जाता है, तो अगर एनएवी फेस वैल्यू से ज्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर एनएवी फेस वैल्यू से कम की आ रही है तो लॉस होता है। इन्वेस्टर्स को हर हाल में एनएवी पर ही रिडम्पशन किया जाएगा, चाहे वो एनएवी कम की हो तो भी, एनएवी ज्यादा की हो तो भी। अगर एनएवी कम की आती है तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स को हुआ है यहां पर लॉस। इन्वेस्टर्स यहां पर लॉस या प्रॉफिट जो कुछ भी होगा उनको हर हाल में झेलना तो पड़ेगा। नेट असेट वैल्यू के बाद अगला है पब्लिकेशन ऑफ एनएवी। तो क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है और इन्वेस्टर्स डेफिनेटली जानना चाहते होंगे कि अभी म्यूचुअल फंड में चल क्या रहा है, अभी म्यूचुअल फंड की एनएवी है कितनी, ताकि हमें पता तो चले कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वर्थ अब कितनी हो गई है। तो म्यूचुअल फंड को एटलीस्ट 2 डेली न्यूज़पेपर्स में 1 हफ्ते से ज्यादा के टाइम गैप को ना रखते हुए इस एनएवी को अखबारों में पब्लिश करवाना पड़ता है। अखबारों में एनएवी पब्लिश होती है हफ्ते में 1 बार, कम से कम 1 बार, और वो भी कम से कम 2 डेली न्यूज़पेपर्स में। हाउएवर अगर कोई स्पेशल टारगेट वाली सेगमेंट वाली स्कीम है या फिर कोई मंथली स्कीम है तो उनको मैंडेटरी नहीं है कि वो लोग लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज, या फिर जो लिस्टेड होना जिनका जरूरी नहीं है, तो ना ऐसी स्कीम्स को पब्लिश करवाना एनएवी एट मंथली या क्वार्टरली इंटरवल्स भी चलेगा। ऐसी स्कीम्स जो स्पेशल टारगेट सेगमेंट के लिए बनाई गई हैं या जो मंथली इनकम वाली स्कीम है जिनको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना भी कंपलसरी नहीं होता है, ये स्कीम्स अगर मंथली या क्वार्टरली भी अपने एनएवी पब्लिश करवाती हैं तो भी चलेगा। रिडम्पशन जब भी होगा स्ट्रिक्टली होगा एनएवी पर। म्यूचुअल फंड की तरह तरह की स्कीम्स होती हैं, जिनमें से एक स्कीम का नाम होता है क्लोज एंडेड और एक होती है ओपन एंडेड। एग्जाम में क्लोज एंडेड ओपन एंडेड पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे भी गए हैं और आने के चांसेस भी रहेंगे। क्लोज एंडेड स्कीम का मतलब म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम जहां पर इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस किया जाएगा, उनके यूनिट्स का रिडम्पशन किया जाएगा एक स्पेसिफाइड डेट पर ही। उस डेट के पहले किसी भी इन्वेस्टर को उनका पैसा वापस नहीं किया जाता। एक फिक्स डेट है रिडम्पशन की और उसी डेट पर रिडम्पशन होगा, तो इसे कहा जाता है क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब होगा एक ऐसी स्कीम जहां पर रिडम्पशन की कोई डेट फिक्स नहीं है, जो इन्वेस्टर जब आना चाहता है वो तब आ जाए, म्यूचुअल फंड उसको उसी दिन की एनएवी पर, जिस दिन वो रिडम्पशन चाहता है उसी दिन की एनएवी पर म्यूचुअल फंड उसको रिडम्पशन करके दे देगा। अगर कोई स्कीम क्लोज एंडेड है तो क्लोज एंडेड स्कीम में नंबर ऑफ यूनिट्स शुरू से लेकर आखिरी तक एक जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स रहते हैं, बिकॉज जो शुरू में इशू हुए थे वही आखिरी में रिडीम होंगे, बीच में एक भी रिडम्पशन नहीं किया जाता। तो शुरू से लेकर आखिरी तक नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड रहते हैं, सेम रहते हैं। जबकि ओपन एंडेड के केस में नंबर ऑफ यूनिट्स वेरिएबल हो जाते हैं,
क्योंकि शुरू में जितने यूनिट्स इशू किए थे आखिरी में उतने का ही रिडम्पशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं। बीच बीच में कुछ एक रिडम्पशंस हुए होंगे जिसकी वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स अब हो चुके होंगे कम। क्योंकि क्लोज एंडेड स्कीम में बीच में रिडम्पशन नहीं किया जाता, बीच में किसी को पैसा नहीं दिया जाता, इसीलिए क्लोज एंडेड स्कीम में लिक्विडिटी लाने के लिए इन्हें करवाया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड। वहीं अगर ओपन एंडेड स्कीम है तो क्योंकि यहाँ पर ये सुविधा अवेलेबल है कि आप जब आओगे तब आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, इसीलिए ओपन एंडेड को लिस्टिंग की कोई जरूरत नहीं। क्लोज एंडेड स्कीम जो है इसमें दो वैल्यूज हमें अवेलेबल हो जाती है, एक तो होती है एनएवी जिसके ऊपर रिडम्पशन होना है, और दूसरा होता है मार्केट वैल्यू क्योंकि इसकी यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। बट क्योंकि ओपन एंडेड लिस्टेड नहीं होती है तो हमको यहाँ पर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एनएवी, इसके केस में हमें मार्केट वैल्यू कभी भी नहीं मिलती। ये क्लोज एंडेड स्कीम मोस्टली लिक्विड होती है जबकि ओपन एंडेड हाईली लिक्विड। मोस्टली लिक्विड का मतलब आप जब चाहोगे स्टॉक एक्सचेंज पर जाओ, आपको आपकी यूनिट्स का बेच करके पैसा मिल जाएगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे हमेशा कोई ना कोई बायर रेडी होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। इसीलिए ये मोस्टली होती है लिक्विड। पर ओपन एंडेड के केस में तो हम जब आते हैं म्यूचुअल फंड के पास उसी दिन हमारा रिडम्पशन हो जाता है, इसलिए ये हो जाती है हाईली लिक्विड। म्यूचुअल फंड की जो अदर टाइप्स ऑफ स्कीम्स हैं क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड के अलावा, उनमें एक आती है इनकम ओरिएंटेड स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें इन्वेस्टर्स को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न देने का वादा किया जाता है। इन्वेस्टर्स जिन लोगों को हर महीने कुछ ना कुछ इनकम चाहिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड की इनकम ओरिएंटेड स्कीम में। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको हर महीने इनकम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको लमसम में पैसा वापस चाहिए होता है, उनको कैपिटल ओरिएंटेशन चाहिए होता है, उन लोगों का पर्पस होता है कैपिटल को एप्रिशिएट करके वापस लेना। तो कैपिटल एप्रिसिएशन करने वाले लोग चले जाते हैं फॉर ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न का पैसा छुट्टा छुट्टा वापस ना करके एक साथ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन दिया जाता है। तो यहाँ जब कैपिटल वापस मिलती है तो लार्ज अमाउंट में वापस मिलती है। हाइब्रिड स्कीम का मतलब होता है म्यूचुअल फंड की स्कीम एक ऐसी जिसमें कॉम्बिनेशन होगा, कुछ रिटर्न उनको दिया जाएगा मंथली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर, और कुछ रिटर्न दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। हाई ग्रोथ स्कीम ग्रोथ ओरिएंटेड का ही एक दूसरा रूप है। हाई ग्रोथ स्कीम में होगा ये कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन का वादा किया जाता है, वादा तो नहीं, इनफैक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन के बारे में बोला जाता है। बट क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी यहाँ पर होती है बहुत ज्यादा। हाई ग्रोथ स्कीम में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिन लोगों को रिस्क लेने में मजा आता है, जिनको ये शौक होता है कि रिस्क उठाएंगे और रिटर्न अगर मिला तो बहुत ज्यादा मिलेगा, अगर मिला तो यहाँ लॉस होने के चांसेस भी उतने ही है। हाई ग्रोथ स्कीम के ही कुछ दूसरे नाम है, स्पेशल स्कीम, और एक होता है लीवरेज फंड, एक होता है हेज फंड। ये सब हाई ग्रोथ स्कीम के ही टाइप्स हैं। स्पेशल स्कीम का मतलब होता है म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, जैसे कि बीएससी का सेंसेक्स या एनएससी का निफ्टी। अगर ऐसे किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर बल्क में पैसा इन्वेस्ट होता है। जैसे ही ये इंडेक्स मूव करेगा तो ये अगर अपवर्ड मूव करता है तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा, और अगर ये डाउनवर्ड मूव करता है तो लॉस भी बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। लीवरेज फंड का मतलब होता है म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होगा। ये इन्वेस्ट ही ऐसी जगह पर करते हैं जिसमें या तो बहुत प्रॉफिट है या तो बहुत लॉस है। हेज फंड का मतलब होगा म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम जहां पर इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं ऐसी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करने की जिससे कि प्रॉफिट अगर हो तो ज्यादा और लॉसेस अगर हैं तो हम उसको मिनिमाइज करने की, कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। बट हेज फंड में भी ईदर साइड जा सकते हैं,
या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। प्रॉफिट हुआ तो बढ़ के भी हो सकता है, लॉस हुआ तो कोशिश करेंगे कि लॉसेस कम रहे, बट कम रहेंगे ही, इसका कोई वादा नहीं किया जाता। अगला है म्यूचुअल फंड की स्कीम, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। ये म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम होती है जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। यहाँ इन्वेस्टर्स को कहा जाता है कि हम आपको एक रिटर्न देंगे, एक पर्टिकुलर रेट से रिटर्न दिया जाएगा, लेकिन ये रेट ऑफ रिटर्न पहले से डिसाइडेड नहीं है। अगर इन्फ्लेशन, अगर महंगाई दर मार्केट में बढ़ी तो हम रिटर्न का रेट बढ़ा देंगे, अगर महंगाई दर घटी तो रिटर्न का रेट थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। यहाँ पर इनफैक्ट इन्वेस्टर्स ने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, जो भी इन्वेस्ट किया है कैपिटल, उस कैपिटल के अमाउंट को भी एडजस्ट किया जाता है एज पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगला है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जो इन्वेस्ट करता है मनी मार्केट में। टैक्स सेविंग स्कीम नाम से ही क्लियर है, इसमें लोग इन्वेस्ट ही इसलिए करते हैं ताकि हमें टैक्स में सेविंग्स मिल सके, रिबेट्स मिल सके। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड नाम से क्लियर कर देता है कि ये इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में। ऑफ शोर फंड्स इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के बाहर जाकर। न्यू डायरेक्शंस फंड का मतलब होता है म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम जहां पर किसी नए डायरेक्शंस में, किसी इन्वेंशंस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंड ऑफ फंड का। फंड ऑफ फंड की स्कीम का मतलब होता है म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम जो पब्लिक से पैसा रेज करती है, यूनिट्स इशू करके पैसे का पूल बनाती है और इस पूल से खरीदती है किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की ही कोई यूनिट्स। मतलब यूनिट्स इशू किया, पैसा रेज किया, पैसे से खरीद के हम फिर यूनिट्स ही लेकर आ रहे हैं। इस तरह की म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को कहा जाता है फंड ऑफ फंड। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये स्कीम इन्वेस्ट करती है इंफ्रा सेक्टर में और इंफ्रा कंपनीज में भी प्राइमरीली ये इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रा कंपनी की डेट सिक्योरिटीज में। इस तरह की स्कीम को कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम। एंड लास्ट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के ऊपर ज्यादा मटेरियल हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है यहाँ मॉड्यूल में, वरना ईटीएफ का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक तो ये टैक्स एफिशिएंट स्कीम्स हैं, यहाँ हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, एंड मोर ओवर ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर अगर हम चाहें तो कैश देने की बजाय जो सिक्योरिटीज हमने खरीद रखी हैं, हम वो सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड को हैंड ओवर कर देते हैं कि म्यूचुअल फंड अब इन्हीं को मैनेज करे। इसे कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आने के चांसेस अभी भी रहेंगे। म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो कुछ तो फायदे डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के होंगे। पहला फायदा, म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा जो लोग मैनेज करते हैं वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स मतलब जो लोग मार्केट के बारे में सब कुछ जानते हैं, जिन लोगों को पता है कब इन्वेस्ट करना है और कब पैसा निकाल लेना है। हर प्रोफेशनल जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका पर्पस होता है कि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा देगा। ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट हम लोग इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे अपने पैसों का, जो वो प्रोफेशनल्स आराम से मैनेज कर लेते हैं। दूसरा फायदा, डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिल जाता है। अगर हमारे पास में 3 लाख रुपए हैं तो 3 लाख रुपए से हम बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम ये पैसे म्यूचुअल फंड के पास लेकर जाए और म्यूचुअल फंड हमारे ही पैसे के साथ दूसरों के पैसे का भी पूल बनाता है, तो ये फंड 30 करोड़ के करीब का अगर हो गया तो अब डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है। कम अमाउंट के साथ डाइवर्सिफिकेशन कर पाना पॉसिबल नहीं। बेटर होगा कि हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे दे। एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में इकट्ठे पूल बनेगा तो वहां डाइवर्सिफिकेशन के चांसेस रहेंगे थोड़े से ज्यादा। अगला पॉइंट, अगला फायदा, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन। म्यूचुअल फंड में सारा काम, सारा एडमिनिस्ट्रेशन असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा किया जाता है। ट्रस्टी यहां आकर के नजर रखता है कि कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है। कस्टोडियन हमारे लिए खरीदी हुई सिक्योरिटीज की सेफ कीपिंग करता है। इसका मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चल रहा है।
अगला एडवांटेज है रिटर्न पोटेंशियल का। तो होता ये है कि अगर सपोज हम इंडिविजुअली अपना पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो कम वॉल्यूम में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न भी हमको मिलता है कंपैरेटिवली कम। लार्ज वॉल्यूम में जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो लार्जर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिटर्न होता है। म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्टमेंट करने निकलता है तो उसके पास बल्क में पैसा होता है। हम अपना छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो छोटा छोटा अमाउंट कमाएंगे, पर जब म्यूचुअल फंड बल्क में इन्वेस्ट करता है, बल्क में कमाता है, तो बल्क में ही रिटर्न इन्वेस्टर्स में बांटा भी जाता है। अगला फायदा है म्यूचुअल फंड को लो कॉस्ट का। म्यूचुअल फंड जब बल्क में पैसा इन्वेस्ट करने निकलती है तो वो बार्गेनिंग पोजीशन में होती है। वो स्टॉक ब्रोकर्स के साथ बार्गेन कर सकती है, कंपनीज के साथ रेट ऑफ रिटर्न को लेकर के बार्गेन भी कर सकती है। म्यूचुअल फंड के पास पैसा ज्यादा है, प्रोफेशनली मैनेज करवा रहे हैं, तो प्रोफेशनल्स की फीस भी म्यूचुअल फंड जब पे करती है तो वो एक इन्वेस्टर से नहीं वसूली जाती है, सब लोगों के बीच में ये खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पर यूनिट कॉस्ट आती है कंपैरेटिवली कम। म्यूचुअल फंड का अगला फायदा है लिक्विडिटी। अगर ये क्लोज एंडेड स्कीम है तो लिक्विडिटी हमें मिल जाती है फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, और अगर ये ओपन एंडेड स्कीम है तो लिक्विडिटी हमें मिल जाती है फ्रॉम म्यूचुअल फंड इटसेल्फ। अगला फायदा है ट्रांसपेरेंसी का। म्यूचुअल फंड में जो भी काम किया जाता है वो पब्लिक को बताकर करना पड़ता है। सेबी इस म्यूचुअल फंड के ऊपर नजर रखती है। म्यूचुअल फंड कोई भी काम छुपकर नहीं कर सकता, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे हैं तो कुछ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का रिस्क क्या हो सकता है? वोलैटिलिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क, ये सबके सब ऑलमोस्ट एक ही चीज से रिलेटेड है। वोलैटिलिटी रिस्क का मतलब म्यूचुअल फंड कहता है हम आपको हैवी रिटर्न देंगे, बट जरूरी नहीं कि मार्केट हमारे हिसाब से ही चलने लग जाए। अगर मार्केट अदरवाइज चला गया तो म्यूचुअल फंड हमें उतना रिटर्न दे पाएगा नहीं। दूसरा रिस्क है क्रेडिट रिस्क का। म्यूचुअल फंड ने हमसे कहा है कि वो हमें रिटर्न देगा, हमने उसकी बात को माना, लेकिन म्यूचुअल फंड ने जितना रिटर्न कहा है उतना दे भी पाएगा, ये भी कोई श्योरिटी नहीं होती। लिक्विडिटी रिस्क है, इसलिए है बिकॉज म्यूचुअल फंड कहता है कि अगर आपने ओपन एंडेड की स्कीम खरीदी है तो ओपन एंडेड स्कीम में आपको लिक्विडिटी मिल जाती है फ्रॉम म्यूचुअल फंड इटसेल्फ, और अगर आपने क्लोज एंडेड खरीदी है तो क्लोज एंडेड में आपको लिक्विडिटी मिल जाती है फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। बट अगर सपोज स्टॉक एक्सचेंज पर हम जाएं अपने यूनिट्स को बेचने और कोई खरीदने को तैयार ना हो तो लिक्विडिटी है नहीं। ओपन एंडेड में जिस दिन हम गए अपना रिडम्पशन करवाने के लिए उस दिन अगर एनएवी कम आई है तो हम उस दिन अपने रिडम्पशन करवाना पसंद भी नहीं करेंगे, विच मीन्स कि लिक्विडिटी यहाँ पर है तो सही बट सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशंस। अगला है कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क। अगर यहाँ पर लॉस हुआ तो बहुत ज्यादा, और ये लॉस किसी एक को नहीं बल्कि सबको झेलना पड़ता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है। इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब हो सकता है कि महंगाई का दर बढ़ जाए और म्यूचुअल फंड हमको जो रिटर्न दे रहा है वो हमको सफिशिएंट ना भी पड़े, तो इन्फ्लेशन की भी रिस्क रहती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में जो दूसरे रिस्क है वो है एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा रेज करता है और इसे इन्वेस्ट करना चाहता है किसी सेफ जगह पर। सेफ जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करता है, ज्यादा पैसा किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता। बट अगर आपने एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन किया तो किसी एक जगह पर जहां से रिटर्न ज्यादा मिल सकता था वहां पर भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है कंपैरेटिवली कम। इस तरह का रिस्क म्यूचुअल फंड में हमेशा बना रहेगा, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हमको उतना रिटर्न नहीं मिल पाता जितना हमें मिलना चाहिए। अगला है टू मच कॉन्सेंट्रेशन ऑन ब्लू चिप कंपनीज। म्यूचुअल फंड को अपने यहाँ पर लिक्विडिटी बनाए रखना है, इसीलिए म्यूचुअल फंड अधिकतर ऐसी सिक्योरिटीज सिलेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट करते समय जो सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेडेड होती है।
ये ब्लू चिप सिक्योरिटीज कहलाती हैं और इनके शेयर्स के रेट ऑलरेडी मार्केट में बहुत बढ़े हुए होते हैं। वो शेयर्स जिनके रेट ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, अगर हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमने सामान खरीदा ही महंगा है, तो अब महंगे सामान पे अगर रिटर्न मिलेगा भी तो बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद यहां रहेगी नहीं। अगला नुकसान हो सकता है नेसेसिटी टू इफेक्ट हाई टर्नओवर थ्रू लिक्विडेशन। म्यूचुअल फंड को समय समय पर लिक्विडेशन के लिए पैसों की जरूरत, लिक्विडिटी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज खरीदता है तो ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, उसे कमीशन देते हैं। फिर लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी तो इन सिक्योरिटीज को फिर से बेचा जाएगा, बेचते समय दोबारा जाएंगे थ्रू ब्रोकर और फिर से हमको उसे देना पड़ता है कमीशन। बार बार ब्रोकर के थ्रू खरीदना और बार बार बेचना लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो यहां पर म्यूचुअल फंड को कंपैरेटिवली खर्चा हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा। पुअर प्लानिंग अगर होती है, और इसी के बाद एक और है फंड मैनेजर्स बीइंग अनअकाउंटेबल, दोनों पॉइंट सेम है। अगर फंड मैनेजर्स ने कोई पुअर प्लानिंग भी कर दी है, कोई गलत प्लानिंग कर दी है, तो इसके बावजूद भी अगर कुछ नुकसान हुआ तो उस नुकसान के लिए मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इन्वेस्टर्स को ये नुकसान झेलना पड़ता है। हम फंड मैनेजर्स को इसके लिए अकाउंटेबल मानेंगे नहीं। सिमिलरली अगर कोई अनरिसर्च फोरकास्ट कर दिया जाता है, अनरिसर्च फोरकास्ट का मतलब म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ने बताया है किसी स्कीम या किसी सिक्योरिटी के बारे में, बिना रिसर्च करे फोरकास्ट कर दिया और उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया। कल को अगर ये सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट गलत साबित हो गया तो फंड मैनेजर्स का कुछ नहीं जाता, यहां नुकसान हो जाता है इन्वेस्टर्स का। फेलियर टू आइडेंटिफाई क्लियरली द रिस्क ऑफ स्कीम एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिस्क ऑफ मार्केट। कई बार होता यह है कि हम जब इन्वेस्ट करने जाते हैं म्यूचुअल फंड में तो हमें लगता है मार्केट जैसा होगा स्कीम भी बिल्कुल वैसे ही चलेगी। ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है मार्केट का रिस्क अलग हो और स्कीम का रिस्क अलग हो। हम स्कीम को ही अच्छे से नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमने गलत स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो रिस्क डेफिनेटली हो जाएगी थोड़ी सी ज्यादा। म्यूचुअल फंड के अगर फायदे हैं तो म्यूचुअल फंड के नुकसान भी है। अगला टॉपिक है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, जिसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब होता है जितने दिनों तक हमने इन यूनिट्स को होल्ड करके रखा उतने दिनों में हमको कितना रिटर्न मिलने वाला है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इनकम प्लस एंड ऑफ पीरियड वैल्यू, जो एंड में इन सिक्योरिटीज की वैल्यू आ रही है, माइनस ओरिजिनल वैल्यू। सपोज 150 की वैल्यू आ रही है एंड में और ओरिजिनल वैल्यू है 100 की, तो ब्रैकेट में जो फिगर आएगा वो हो जाएगा 50 का, मल्टीप्लाइड बाय 100 सो दैट हम इसको कन्वर्ट कर सके इनटू परसेंटेज, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 100 की ओरिजिनल वैल्यू अगर है तो हम उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहां पर जो भी अमाउंट, जो भी परसेंटेज आता है उसे कहा जाता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अगला टॉपिक है म्यूचुअल फंड कॉस्ट का, जिसके ऊपर अगेन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आने के चांसेस रहेंगे। म्यूचुअल फंड अपने खर्चे माइनस कर लेता है असेट वैल्यू में से, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे कहा जाता है एनएवी, नेट असेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड की कॉस्ट में दो तरह के खर्चे इंक्लूडेड होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरा कहलाता है सेल्स चार्जेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है डे टू डे वाले खर्चे जो डेली बेसिस पर इनकर किए जाते हैं। यहां पर आ जाता है जैसे कि फंड मैनेजर्स को फीस का पेमेंट करना, या कस्टोडियन को कस्टोडियल फीस का पेमेंट करना, ऑडिटर को ऑडिट फीस का पेमेंट करना। ये ऐसे खर्चे हैं जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, डे टू डे वाले खर्चे हैं। म्यूचुअल फंड ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी इनकर करता है उसको इन सारे एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देना पड़ेगा ऑफर डॉक्यूमेंट में। ऑफर डॉक्यूमेंट में उसे क्लियरली बताना पड़ेगा कि हम कब कहां पर कितना खर्चा कर सकते हैं डे टू डे बेसिस पर। दूसरी बात, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड इनकर करने वाला है इसकी एक लिमिट से भी तय करके देती है।
अगर सेबी ने कहा है कि आपका जितना भी टोटल फंड रेज्ड है, तो उस म्यूचुअल फंड के टोटल फंड का ज्यादा से ज्यादा 3% हम अलाउ करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पर। तो इसका मतलब हुआ एनएवी कैलकुलेट करते समय जब हम कॉस्ट को माइनस करते हैं ना, तो कॉस्ट को माइनस करते समय हम ज्यादा से ज्यादा 3% जितना चार्ज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड अगर चाहे तो खर्चा ज्यादा का कर दे चलेगा, लेकिन उसको म्यूचुअल फंड कॉस्ट के नाम पर माइनस करने की परमिशन होगी सिर्फ उतना परसेंटेज जितना सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3% कहा है तो आप खर्चा भले ही 5% का कर दो, पर हम आपको एनएवी में से माइनस करने देंगे सिर्फ उतना जितना सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है। अब जो एक्सेस खर्चा हो गया है इसे कौन बेयर करेगा? तो या तो इसे बेयर करेगा स्पॉन्सर, वरना बेयर करेगा इसे असेट मैनेजमेंट कंपनी, वरना इसे बेयर करेगा रेयरेस्ट केस में ट्रस्टी। सेल्स चार्जेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो म्यूचुअल फंड तब इनकर करता है जब वो यूनिट्स इशू करता है। यूनिट्स इशू करते समय एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ऑफर डॉक्यूमेंट का खर्चा, लीगल एस्पेक्ट्स के खर्चे, ये सारे के सारे कहलाते हैं सेल्स चार्जेस। सेल्स चार्जेस को चार्ज करना अलाउड है, पब्लिक से वसूल किए जा सकते हैं। दो तरीके से अलाउड होते हैं, पहला बैक एंड लोड के नाम पर और दूसरा फ्रंट एंड लोड के नाम पर। हालांकि अब सेबी ने फ्रंट एंड लोड को डिमिनिश ही कर दिया है, खत्म ही कर दिया है। अब म्यूचुअल फंड्स फ्रंट एंड लोड के नाम पर कोई चार्जेस चार्ज नहीं कर सकती, बट अभी भी एग्जाम में फ्रंट एंड लोड पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बैक एंड लोड का मतलब होता है म्यूचुअल फंड जो भी सेल्स चार्जेस इनकर करता है वो इन चार्जेस को इन्वेस्टर से वसूल करता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन किया जाता है एनएवी पर, तो एनएवी पर रिडम्पशन करते समय पहले उसमें से सेल्स चार्जेस को माइनस कर दिया जाता है और अब जो बचा है वो रीपे कर दिया जाएगा इन्वेस्टर को। मतलब हमने इन्वेस्टर से सेल्स चार्जेस के नाम पर वसूली कर ली, बट इन्वेस्टर को वसूली करते समय हमने उनसे पैसे मंगवाए नहीं है। जब हम उनको पैसे लौटाएंगे तब उस वक्त रिडम्पशन अमाउंट में से, एनएवी में से इस अमाउंट को, सेल्स चार्जेस को खत्म कर दिया जाएगा। इसे कहा जाता है बैक एंड लोड। बैक एंड लोड का एक फॉर्मूला है, रिडम्पशन प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। तो इन्होंने कहा है रिडम्पशन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एनएवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड। अब जो अमाउंट आएगा उसे हम कहेंगे रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस डेफिनेटली एनएवी से कम आएगी क्योंकि एनएवी पर रिडम्पशन होना था और इसमें से हमने बैक एंड लोड माइनस कर दिया है, तो यहां पर रिडम्पशन प्राइस डेफिनेटली आएगी एनएवी से कम। फ्रंट एंड लोड का मतलब था क्योंकि ये अब खत्म हो चुका है। फ्रंट एंड लोड का मतलब था ऐसे चार्जेस जो म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स से सामने से चार्ज करता था। एनएवी पर लोगों से जब पैसे बुलवाए जाते थे तो पब्लिक ऑफर प्राइस पर बुलवाए जाते थे। पब्लिक ऑफर प्राइस पर बुलवाने का मतलब था कि जो भी इस म्यूचुअल फंड की एनएवी है उसके अंदर हम सेल्स चार्जेस को जोड़कर एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्टर्स से मंगवाते थे। मतलब एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। तो इससे जो वैल्यू आती थी उसे कहा जाता था पब्लिक ऑफर प्राइस। पब्लिक ऑफर प्राइस में इसमें आ जाता है एनएवी का अमाउंट भी प्लस वो सेल्स चार्जेस भी जो हम लोगों को वसूल करने हैं इन्वेस्टर्स से। क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स से पैसा सामने से मंगवाया जाता था तो सेबी ने ये फ्रंट एंड लोड कर दिया है अब खत्म। अब सेल्स चार्जेस चार्ज करो, बट सिर्फ एक ही रास्ता बचा है बैक एंड लोड का। एग्जाम में आप लोगों को इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे जिनमें से एक फिगर मिसिंग होगा। हमको वो एक फिगर ढूंढ के निकालना पड़ता है। दोनों में से किसी एक फॉर्मूला का एक फिगर मिसिंग होगा और उसी मिसिंग फिगर से अगर हम चाहें तो दूसरा फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में इसके क्वेश्चंस रिपीटेटिवली आए हुए हैं, अगर आप चाहें तो स्कैनर में भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगला टॉपिक है कॉन्टिंजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस। जैसा कि नाम से क्लियर है ये है सेल्स चार्जेस, मतलब म्यूचुअल फंड इन खर्चों को क्लेम कर सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड कॉन्टिंजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस केवल तब क्लेम करता है जब कोई इन्वेस्टर फर्स्ट 4 इयर्स में
फर्स्ट 4 ईयर्स में अगर रिडम्पशन करवाने के लिए आ जाता है, अगर कोई इन्वेस्टर फर्स्ट 4 ईयर में रिडम्पशन करवाने के लिए आया तो म्यूचुअल फंड उसके ऊपर चार्ज करता है कॉन्टिंजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस। कॉन्टिंजेंट ये इसलिए है बिकॉज ये लगेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं, पहले 4 साल में आओगे तो लगेगा वरना लगेगा नहीं। डेफर्ड ये अमाउंट इसलिए है बिकॉज जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये सेल्स चार्जेस के अमाउंट को कम कर दिया जाता है। अगर कोई इन्वेस्टर पहले ही साल रिडम्पशन करवाने आ गया तो सीडीएससी चार्ज किया जाता है थोड़ा सा ज्यादा, दूसरे साल रिडम्पशन करवाने आया तो ये अमाउंट हो जाता है थोड़ा सा कम, एंड ग्रेजुअली 4th ईयर तक आते आते ये अमाउंट थोड़ा सा और काफी कम ही रह जाता है। अगला है नो लोड फंड्स। नो लोड फंड्स जैसा कि नाम से क्लियर है, ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई सेल्स चार्जेस नहीं लगाए जाते। म्यूचुअल फंड ये सेल्स चार्जेस का खर्चा खुद बेयर करता है, एनएवी में से एडजस्ट नहीं किया जाता। अगला है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से अगर आप निकलकर म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम में जाना चाहते हैं तो ये ट्रांसफर अलाउड है, और इस ट्रांसफर के लिए म्यूचुअल फंड चार्ज करता है हमसे एक खर्चा जिसे हम लोग बुलाते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। रोल ओवर ऑफ स्कीम का मतलब हुआ म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम है जिसकी एक डेट आ चुकी है, इस डेट पर रिडम्पशन होना तय था, उस रिडम्पशन की डेट पर इन्वेस्टर्स अगर चाहे तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें अपना पैसा वापस नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इस स्कीम को और आगे फर्दर पीरियड के लिए बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ इन्वेस्टर्स एक्चुअली रोल ओवर चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड ये रोल ओवर कर सकता है, बट रोल ओवर किया जाएगा केवल तब जब हमें मिल जाती है इन्वेस्टर्स की रिटर्न कंसेंट। रिटर्न कंसेंट के बिना म्यूचुअल फंड ये काम कर पाएगा नहीं। अगला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड हो जाती है सेबी के पास, लेकिन जब सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाने म्यूचुअल फंड जाती है तब सेबी ने म्यूचुअल फंड को कुछ क्राइटेरियाज प्रिस्क्राइब किए हैं। अगर ये क्राइटेरियाज पूरे हो पाते हैं तो ही म्यूचुअल फंड को रजिस्ट्रेशन मिल पाता है। क्राइटेरियाज में पहला है म्यूचुअल फंड को होना चाहिए फिट एंड प्रॉपर पर्सन। दूसरा क्राइटेरिया है जो भी म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर है उसके पास होना चाहिए साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन होनी चाहिए, जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए सेबी ने कहा है, तो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा वो भी सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है। किसी भी स्पॉन्सर के लिए साउंड ट्रैक रिकॉर्ड तब माना जाता है जब वो स्पॉन्सर एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में इंगेज्ड है पिछले कम से कम 5 साल से, दूसरा इस स्पॉन्सर के पास नेटवर्थ होनी चाहिए पॉजिटिव नेटवर्थ, वो भी पिछले 5 साल से, तीसरा इसकी खुद की जो स्पॉन्सर की नेटवर्थ है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर की जो नेटवर्थ है वो इस स्पॉन्सर के द्वारा असेट मैनेजमेंट कंपनी में किए गए कैपिटल कंट्रीब्यूशन से तो ज्यादा की होना चाहिए, और चौथा इस स्पॉन्सर के पास होना चाहिए प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वो भी पिछले 5 में से कोई भी 3 साल में, जिसमें से 5th ईयर लास्ट ईयर 5th ईयर इज कंपल्सरी। मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में तो उसके पास प्रॉफिट होना ही चाहिए, और पिछले 5 में से कोई भी 3 साल में इंक्लूडिंग 5th ईयर जिसमें तो कंपल्सरीली होना चाहिए। इसके अलावा क्राइटेरियाज में प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स है, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स मतलब ये उस समय की बात कर रहे हैं जब म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस आए थे। उस जमाने में सेबी जब म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस बना चुकी थी उसके पहले भी कुछ म्यूचुअल फंड्स इंडिया में एग्जिस्टेंस में थे, तो सेबी ने कहा जो नए बनेंगे उनको तो सारे रूल्स रेगुलेशंस क्राइटेरिया सब मानना है, और जो एग्जिस्टिंग वाले थे उस समय पहले से मौजूद थे उनको भी सेबी ने कहा था कि इन लोगों को भी सारे क्राइटेरियाज पूरे करते हुए सेबी के पास से लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा क्राइटेरियाज में प्रिस्क्राइब्ड है कि जो भी व्यक्ति स्पॉन्सर होगा इस स्पॉन्सर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा असेट मैनेजमेंट कंपनी के नेटवर्थ में कम से कम 40%।
स्पॉन्सर के द्वारा असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ में कम से कम 40% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाउएवर, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एएमसी की नेटवर्थ में एटलीस्ट 40% कंट्रीब्यूट कर दिया है, हालांकि उसका स्पॉन्सरशिप का कोई इरादा नहीं था, वो स्पॉन्सर बनना चाहता नहीं था, तो भी सेबी कहता है कि आप चाहो या ना चाहो हम आपको स्पॉन्सर मान लेंगे। स्पॉन्सर को तो एएमसी की नेटवर्थ में कम से कम 40% कंट्रीब्यूट करना ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भी कभी एएमसी की नेटवर्थ में कम से कम 40% कंट्रीब्यूट कर गया, तो वो चाहे या ना चाहे सेबी उसको स्पॉन्सर मान लेती है और उसे स्पॉन्सर के सारे क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी इस म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर होगा या फिर इसके कोई डायरेक्टर्स हैं या प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, ये लोगों में से कोई भी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मॉरल टर्पिट्यूड या इकोनॉमिक ऑफेंस में कहीं पर भी कन्विक्टेड पाए नहीं जाने चाहिए। ये ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया हो। म्यूचुअल फंड को रजिस्ट्रेशन केवल तब मिलेगा जब म्यूचुअल फंड अपने यहाँ अपॉइंट कर लेता है किसी को एज अ ट्रस्टी, एंड साथ ही साथ म्यूचुअल फंड को रजिस्ट्रेशन मिलेगा तब जब वो अपने यहाँ पर अपॉइंट कर लेता है किसी को एज अ कस्टोडियन। पहले ट्रस्टी अपॉइंट कर लो, पहले कस्टोडियन अपॉइंट कर लो, उसके बाद जाना सेबी के पास में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने। ये है क्राइटेरियाज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड विद सेबी। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड का। तो हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती है तो एक हद में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकती है किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में। कॉन्सेप्ट ये है कि म्यूचुअल फंड अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दे तो रिस्क वहां बहुत ज्यादा है। सारा नहीं, चलो बहुत ज्यादा भी इन्वेस्ट कर देगी तो भी रिस्क ज्यादा है, बिकॉज अगर एक जगह ही सारा पैसा डाला और वहीं अगर डूब गया, वो कंपनी अगर नीचे आ गई, तो इन्वेस्टर्स को इसकी वजह से बहुत नुकसान होगा। तो सेबी ने कुछ क्राइटेरिया बताए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताए हैं। इन रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। रेस्ट्रिक्शंस में क्या क्या है, तो पहले पॉइंट में, पहले रेस्ट्रिक्शन में इन्होंने बताया है कि म्यूचुअल फंड किसी भी एक इशुअर के द्वारा इशू किए गए रेटेड डेट सिक्योरिटीज में, एक इशुअर में इन्वेस्ट कर सकती है ज्यादा से ज्यादा अपनी एनएवी का 10%, नॉट मोर देन 10% ऑफ एनएवी किसी एक कंपनी के रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस लिमिट को 10% से बढ़ाकर इसे 12% तक लेकर जा सकते हैं, बट अगर हमें एक कंपनी के रेटेड डेट में 12% जितना इन्वेस्टमेंट करना है, 10 के ऊपर 12 तक अगर जाना है, तो 10 के ऊपर जाने पर हमें अप्रूवल लेना पड़ती है फ्रॉम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। प्रायर अप्रूवल लगेगी इन दो लोगों की अगर हम 10% की लिमिट को क्रॉस करके 12% तक जाना चाहते हैं तो। दूसरा रिक्वायरमेंट, दूसरा रेस्ट्रिक्शन, म्यूचुअल फंड किसी भी अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकती है एक्सेप्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, अनलिस्टेड है, चलेगा, अदरवाइज किसी अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। हालांकि म्यूचुअल फंड अगर चाहे तो अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बट वो भी मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ इट्स डेट प्रोफाइल। सिर्फ अपनी डेट प्रोफाइल का मैक्सिमम अप टू 10% इन्वेस्ट कर पाएगी अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में। अच्छा, डेट प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? अगर सपोज म्यूचुअल फंड ने 100 करोड़ रुपए रेज किए हैं और म्यूचुअल फंड ने कहा है कि इसमें से कुछ हिस्सा हम इन्वेस्ट करेंगे डेट में, कुछ हिस्सा हम इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में, तो अगर उसने कहा है 100 करोड़ का 20% डेट में जाएगा, 80% इक्विटी में जाएगा, तो ये जो डेट प्रोफाइल है 20% का, इसका मैक्सिमम अप टू 10% वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे नहीं। म्यूचुअल फंड अगर ये इन्वेस्टमेंट करता भी है ना अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में, तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस जो समय समय पर बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा।
एंड म्यूचुअल फंड को इन कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट में इन्होंने लिखा है कि ये अनरेटेड म्यूचुअल फंड norms of investment by mutual fund schemes in unrated debt instrument shall be specified by board from time to time। इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था अनलिस्टेड, अब पढ़ रहे हैं अनरेटेड, तो अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज में कब कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। थर्ड रेस्ट्रिक्शन है म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड मिलकर भी, सारी स्कीम्स मिलकर भी किसी एक इशुअर के पेड अप कैपिटल का होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अप टू 10%। कंपनी की पेड अप कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा 10% का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का हो सकता है। ये लिमिट कंपनी की तरफ से है, कंपनी की पेड अप कैपिटल का 10% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। 10th पॉइंट को हम हाथों हाथ लेंगे, म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है ज्यादा से ज्यादा अप टू 10% ऑफ इट्स एनएवी। इनफैक्ट पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड की जितनी भी एनएवी आ रही है ना, उसका ज्यादा से ज्यादा 10% हम किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो तरफा लिमिट है, थर्ड पॉइंट और 10th पॉइंट दोनों एक साथ में लगते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि म्यूचुअल फंड की सारी स्कीम्स मिलकर किसी एक कंपनी की पेड अप कैपिटल, अगर सपोज उसकी 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल है कंपनी की, तो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे इस 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा 10%, मतलब मैक्सिमम 10 करोड़। एंड म्यूचुअल फंड एक कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, हमने यहाँ पर भी एक ही कंपनी की लिमिट पढ़ी है, किसी एक कंपनी की पेड अप कैपिटल का हम ज्यादा से ज्यादा 10% तक, कंपनी की पेड अप कैपिटल के 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसकी ज्यादा से ज्यादा 10% की कैपिटल होल्ड कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड एक कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो अपनी एनएवी का, अगर सपोज इसकी एनएवी 1000 करोड़ की है तो उसका मैक्सिमम 10% मतलब 100 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। म्यूचुअल फंड के पास लिमिट है, वो अप टू 100 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता था ए लिमिटेड में, लेकिन ए लिमिटेड की खुद की पेड अप कैपिटल 100 करोड़ की है, तो हम पूरा 100 करोड़ ए लिमिटेड का होल्ड नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं उस कंपनी की पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम अप टू 10%। तो दो तरफा लिमिट हो गई, कंपनी की पेड अप कैपिटल का 10% से ज्यादा लेना मत, और अपनी एनएवी का 10% से ज्यादा एक कंपनी में इन्वेस्ट करना मत। इसी के बाद वाले पॉइंट पर जाओ, लिखा है म्यूचुअल फंड अगर चाहे तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक स्कीम से उठाकर दूसरे स्कीम में ट्रांसफर कर सकता है। एक स्कीम में कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ सिक्योरिटीज खरीदी गई थी एक स्कीम में फंड रेज करके, अब इन सिक्योरिटीज को अगर चाहे तो म्यूचुअल फंड अपने ही म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम को ट्रांसफर कर सकता है, बट शर्त ये है कि ये ट्रांसफर होना चाहिए स्ट्रिक्टली ऑन मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पर मार्केट में ट्रांसफर हो रहा है उसी प्राइस पे ट्रांसफर किया जाएगा, एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम एक स्कीम से उठाकर दूसरे स्कीम में दे रहे हैं तो दूसरी स्कीम इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने के लिए एलिजिबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन में इन्होंने बताया है कि म्यूचुअल फंड की सारी स्कीम्स मिलकर आपस में एक दूसरे में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपस में एक दूसरे में ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू 5% ऑफ एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड। और ये लिमिट एक स्कीम के लिए नहीं बताई गई है, ये लिमिट सारी स्कीम्स की मिलाकर है। तो अगर एक ही स्कीम अकेले 5% ऑफ एनएवी का इंटर स्कीम इन्वेस्टमेंट कर लेती है, वही पूरी लिमिट को एग्जॉस्ट कर देती है, तो बाकी की किसी भी स्कीम को अब कोई लिमिट मिल पाएगी नहीं। हालांकि ये 5% की लिमिट के अंदर बंद कर इन्वेस्टमेंट करना ये फंड ऑफ फंड स्कीम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज फंड ऑफ फंड वालों का तो काम ही होगा पूरा पैसा ले जाकर किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करना, उनको इस लिमिट में बंद कर रहने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है म्यूचुअल फंड जो भी सिक्योरिटीज खरीदेगा या बेचेगा वो डिलीवरी बेसिस पर करना पड़ेगा,
डिलीवरी बेसिस का मतलब म्यूचुअल फंड ने अगर सिक्योरिटीज को आज खरीदा है तो आज के आज बेच नहीं सकता। इधर खरीदा इधर बेचा तो सिक्योरिटीज हमारे पास रुकती ही नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड जब भी खरीदेगा या बेचेगा तो उसे आज के आज खरीद के आज के आज बेचना अलाउड नहीं है। उसे कम से कम एक दिन के लिए तो सिक्योरिटीज को अपने पास रखना पड़ेगा, मतलब उसे सिक्योरिटीज की डिलीवरी तो हर हाल में लेना पड़ेगी। म्यूचुअल फंड अगली लिमिट में इन्होंने बताया है रेस्ट्रिक्शन में, म्यूचुअल फंड जो भी सिक्योरिटीज खरीदता है वो इन सिक्योरिटीज को अपने ही नाम पर खरीदेगा, किसी और के नाम पर सिक्योरिटीज होल्ड करना अलाउड नहीं है। पैसा जब म्यूचुअल फंड का लगा है तो सिक्योरिटीज आएंगी भी म्यूचुअल फंड के ही नाम पर। म्यूचुअल फंड अपनी किसी भी एसोसिएट कंपनी या अपनी किसी भी ग्रुप कंपनी, अपने स्पॉन्सर की किसी भी एसोसिएट कंपनी या स्पॉन्सर की किसी भी ग्रुप कंपनी के अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड अपने ही स्पॉन्सर की एसोसिएट या ग्रुप कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड अपने ही स्पॉन्सर की एसोसिएट या ग्रुप कंपनी के लिस्टेड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ इट्स नेट एसेट्स। अपने ही स्पॉन्सर की ग्रुप कंपनी या एसोसिएटेड कंपनी के अनलिस्टेड में नहीं करना, प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं करना, लिस्टेड में कर सकते हैं बट मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ इट्स टोटल नेट एसेट्स। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन जो बताया गया है वो ये है कि म्यूचुअल फंड किसी भी फंड, म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। फंड ऑफ फंड किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है चलेगा, लेकिन कोई भी स्कीम खुद फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। कहने का मतलब फंड ऑफ फंड का वन वे ट्रैफिक चलता है। फंड ऑफ फंड किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसका नेचर ही ऐसा है, बट कोई भी स्कीम म्यूचुअल फंड की फंड ऑफ फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। आपस में एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट का रेस्ट्रिक्शन कहता है कि नॉट मोर देन 10% ऑफ एनएवी इन्वेस्ट किया जा सकता है इन इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट किसी एक कंपनी का, जो हम लोग थर्ड पॉइंट के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 11th पॉइंट कहता है अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम ओपन एंडेड स्कीम है तो ओपन एंडेड स्कीम वाले अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी एनएवी का 5%। इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर स्कीम ओपन एंडेड है तो अनलिस्टेड में ज्यादा से ज्यादा अप टू 5%, और अगर कोई स्कीम क्लोज एंडेड स्कीम है तो क्लोज एंडेड स्कीम वाले अनलिस्टेड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी एनएवी का ज्यादा से ज्यादा अप टू 10%। इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे नहीं। म्यूचुअल फंड की अगर कोई फंड ऑफ फंड वाली स्कीम है तो फंड ऑफ फंड स्कीम के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस में पहला है फंड ऑफ फंड स्कीम किसी दूसरी फंड ऑफ फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। कोई भी स्कीम फंड ऑफ फंड में नहीं कर सकती, ये हम पहले पढ़ चुके। फंड ऑफ फंड हर किसी स्कीम में कर सकता है, ये हम जानते हैं, लेकिन एक फंड ऑफ फंड दूसरी फंड ऑफ फंड में कभी इन्वेस्टमेंट कर पाएगा नहीं। दूसरी बात, फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकता इट्स असेट्स अदर देन स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फंड ऑफ फंड वालों का काम ही यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट करें, वो इसके अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर पर्पस ऑफ लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। अगर उनको लगता है कि कहीं और इन्वेस्टमेंट करना उचित होगा तो थोड़ा पैसा जितना कि सेबी प्रिस्क्राइब करे उतना वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना फंड ऑफ फंड वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट्स में, इसके अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि अगर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट्स हैं तो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स अगर चाहें तो रियल एस्टेट या इंफ्रा की यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस में पहला है म्यूचुअल फंड की सारी स्कीम्स मिलकर किसी एक रियल एस्टेट या एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की टोटल यूनिट इशूड का 10% से ज्यादा होल्ड कर पाएंगे नहीं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और अगर इसने 1000 करोड़ के यूनिट्स इशू किए हैं
तो 1000 करोड़ के यूनिट्स में हम ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर पाएगा, उसका 10% मतलब 100 करोड़ रुपए तक होल्ड कर सकता है। इससे ज्यादा की होल्डिंग रख पाएंगे नहीं। रियल एस्टेट की टोटल इशूड जितनी भी यूनिट्स है उसका 10% ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड होल्ड कर सकता है अपनी सारी स्कीम्स का टोटल मिलाकर। बट एक स्कीम कितना कर सकती है, तो यहां लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड की स्कीम इन्वेस्ट नहीं कर सकती है मोर देन 10% ऑफ इट्स एनएवी इन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर देन 5% ऑफ इट्स एनएवी इन अ सिंगल इशूअर। म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है, इस स्कीम की जितनी भी एनएवी है, सपोज 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ का 5% एक इशूअर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इशूअर में ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ का 5%। सेकेंड इशूअर में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 करोड़ का 5%। बट इस तरह का टोटल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलाकर पूरा एक एक में जितना भी किया है सब कुछ मिलाकर कितना हो सकता है, तो इस स्कीम की एनएवी का ज्यादा से ज्यादा अप टू 10%। कहने का मतलब हुआ अगर एनएवी है 500 करोड़ की, तो 500 करोड़ का 10% दैट इज 50 करोड़ क्वालिफाइंग अमाउंट है। 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड की एक स्कीम रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कर सकती। चाहे तो पूरा रियल एस्टेट में लगा दे, चाहे तो पूरा इंफ्रा में लगा दे, चाहे थोड़ा रियल में थोड़ा इंफ्रा में लगा दे, चलेगा, बट उसके लिए क्वालिफाइंग अमाउंट होगा सिर्फ 10% ऑफ एनएवी। और इस 10% का भी एक इशूअर में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जितनी भी उसकी एनएवी है उस एनएवी का ज्यादा से ज्यादा अप टू 5% इन वन इशूअर। एनएवी का 5% मतलब 25 करोड़ रुपए एक इशूअर में लगा दिया, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगा दिया, तो 25 करोड़ रुपए अगर इसने लगा दिए हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, तो अब इसके बाद इस स्कीम के पास और इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट बची ही नहीं है। ये रियल एस्टेट से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं। हालांकि रियल एस्टेट की ये जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लिमिट बताई गई है, ये लिमिट इंडेक्स फंड पे या सेक्टर फंड पे या इंडस्ट्री स्पेसिफिक फंड पे नहीं लगती है। जैसे कि म्यूचुअल फंड की अगर कोई स्कीम बनती है जो स्कीम है ही रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के नाम से, तो ये लोग तो इन्वेस्ट ही करेंगे अपना पूरा पैसा इन रियल एस्टेट, तो वो उस लिमिट में बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फिर इनको पूरा पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करना अलाउड होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में फिर इनको बंद कर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक फंड है, इनका पर्पस ही है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने किया है म्यूचुअल फंड अगर चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी। मतलब अब म्यूचुअल फंड को डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है, बट इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस जैसा कि सेबी प्रिस्क्राइब करेगा उन रेस्ट्रिक्शंस को मानते हुए। यहां आकर के रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं खत्म, और इसके बाद इन्होंने बताया है कि म्यूचुअल फंड कौन कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। हालांकि लिमिट में रहकर ही करना है जो हमने ऊपर पढ़ी है, बट कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता है, तो एडीआर जीडीआर में कर सकता है, फॉरेन सिक्योरिटीज है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ओवरसीज कंपनी में कर सकता है, फॉरेन कंपनी के शेयर्स में, आईपीओ या एफपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फॉरेन डेट सिक्योरिटीज में कर सकता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकता है, रेपो में इन्वेस्ट कर सकता है अगर गवर्नमेंट के द्वारा या फिर अगर आरबीआई के द्वारा कोई रेपो डिक्लेयर किया जाता है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड किसी बाहर के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में भी अगर चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब म्यूचुअल फंड को इन सब जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना परमिटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर फॉर लॉन्च ऑफ स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जब भी कोई स्कीम लॉन्च करता है, कोई भी स्कीम अगर म्यूचुअल फंड फ्लोट करता है, तो उसका तरीका क्या होगा। तरीके में पहला स्टेप होगा, एक तो हमें अप्रूवल लगेगी फ्रॉम ट्रस्टी एंड कॉपी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल किया जाएगा पहले सेबी के पास। मतलब कोई भी स्कीम आप लेकर आते हो ट्रस्टी के पास से अप्रूव्ड होना चाहिए एंड साथ ही साथ ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड होना चाहिए सेबी के पास। दूसरी बात,
मिनिमम फाइलिंग फीस का पेमेंट करना पड़ेगा एंड बैलेंस फाइलिंग फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा सेबी के पास जाकर। अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है तो या तो कम से कम 1% ऑफ अमाउंट रेज, जो भी वो रेज कर रहा है, या 50 लाख रुपए विच एवर इज लेस, 1% ऑफ फंड रेज या फिर 50 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, कम से कम इतना तो म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ग्रोथ ऑप्शंस में। एंड ये पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है या तो 1% या 50 लैक्स वाला विच एवर इज लेस, इसको म्यूचुअल फंड रिडम्पशन की डेट से पहले वापस नहीं करेगा। मतलब कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होंगी, कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी जिनका रिडम्पशन की डेट के पहले रिडम्पशन नहीं हो पाएगा। ये वाला रेस्ट्रिक्शन हाउएवर क्लोज एंडेड स्कीम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज क्लोज एंडेड स्कीम में तो वैसे भी पूरा पैसा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ही मिलता है। इन्होंने इस क्लॉज में थोड़े पैसे को ब्लॉक किया है, टू बी रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, टू बी रिडीम्ड एट एंड ऑफ द स्कीम, एट वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम। जबकि क्लोज एंडेड के केस में थोड़ा पैसा हमें रोककर नहीं रखना, क्लोज एंडेड में तो पूरा ही पैसा रिडीम होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि अगर ये स्कीम को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की जरूरत है तो इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज से लेना पड़ेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल, क्योंकि अगर क्लोज एंडेड स्कीम है तो लिस्टेड होगी, और अगर लिस्टेड होगी तो हमें पहले अप्रूवल लेना पड़ेगी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। इतना ही नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के साथ में इस स्कीम को एक एग्रीमेंट में भी एंटर करना पड़ेगा, जो लिस्टिंग से रिलेटेड एग्रीमेंट होगा। अगला है रेगुलेशन नंबर 32 विच इज रिलेटेड टू लिस्टिंग ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम्स। अगर कोई क्लोज एंडेड स्कीम की यूनिट्स है तो रेगुलेशन नंबर 32 कहता है कि इनको हर हाल में लिस्टेड हो जाना चाहिए, अदर देन ELSS। ELSS इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसको छोड़कर बाकी जितनी भी क्लोज एंडेड की स्कीम्स हैं उन सबको लिस्टेड हो जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पर। उतने समय में लिस्टेड हो जाना है जितना कि सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाए। हालांकि कुछ क्लोज एंडेड की स्कीम्स ऐसी हैं जिन लोगों को लिस्टेड होना कंपलसरी नहीं है, हो जाओ तो ठीक है, ना हो तो भी चलेगा, ये मैंडेटरी नहीं है कि इनको लिस्टेड होना पड़ेगा। ऐसी कौन कौन सी क्लोज एंडेड वाली स्कीम्स है जिनका लिस्टेड होना कंपलसरी नहीं? तो उनमें पहला है ऐसी कोई स्कीम जो पीरियोडिक रीपर्चेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू यूनिट होल्डर्स। पीरियोडिक रीपर्चेज फैसिलिटी का मतलब हमने क्लोज एंडेड के नाम पर यूनिट्स इशू की है, सपोज 20 साल के लिए इशू की गई है तो 20वें साल के एंड में रिडम्पशन होना तय है, लेकिन म्यूचुअल फंड यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बीच बीच में रीपर्चेज की सुविधा देता है। हर 2-2 साल में एक बार विंडो ओपन किया जाएगा जिसमें अगर आप चाहो तो अपनी यूनिट्स बेच सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड की तरफ से दी जा रही है रीपर्चेज के नाम पर, इनको लिस्टेड करवाना कंपलसरी नहीं होता। दूसरा, ऐसी कोई मंथली इनकम वाली स्कीम है या फिर जो स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस के लिए बनाई गई स्कीम्स हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, विडोज के लिए, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए, या किसी स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन के लिए बनाई गई है जिसमें रीपर्चेज फैसिलिटी भी दी जा रही है। मतलब या तो ये स्कीम है मंथली इनकम वाली स्कीम, और वरना ये स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस के लिए बनाई गई है विथ रीपर्चेज फैसिलिटी। तो इन लोगों का भी स्कीम का लिस्टिंग करवाना कोई कंपल्शन नहीं है। तीसरा, रीपर्चेज फैसिलिटी की जो भी फैसिलिटी है ये क्लियरली डिस्क्लोज कर दिया गया है ऑफर डॉक्यूमेंट में। हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले ही बता दिया था इशू के समय ही कि हम इस तरह की फैसिलिटी आपको देने वाले हैं। ये स्कीम रीपर्चेज के लिए ओपन होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ऐसी स्कीम्स का भी लिस्टिंग करवाना कोई कंपल्शन नहीं, जो रीपर्चेज के लिए ओपन हो जाएंगी विद इन 6 months। पहला रीपर्चेज 6 months में हो जाएगा, अगला रीपर्चेज जैसा कि ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होगा। एंड अगर कोई स्कीम है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, तो इस स्कीम को भी लिस्टेड होना कोई कंपल्शन नहीं है, हो जाओ तो आपकी मर्जी, ना हो तो भी चलेगा। इसके अलावा
क्लोज एंडेड की स्कीम्स को सेल या फिर रिडम्पशन के लिए प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड इंटरवल पर ओपन किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में डिस्क्लोजर ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से दे देना है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल फंड अपनी क्लोज एंडेड स्कीम में रीपर्चेज की फैसिलिटी अगर देती है तो ऑफर डॉक्यूमेंट में ही लिख देना है, पहले से लिख देना है कि हम ये सुविधा दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई क्लोज एंडेड की स्कीम है तो इसे कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू ओपन एंडेड स्कीम, लेकिन इसके लिए हमें कंसेंट लगेगी मेजॉरिटी ऑफ यूनिट होल्डर्स की। एंड बिसाइड्स ऑफर डॉक्यूमेंट में हमने ये बात पहले ही लिख देनी है कि ये एक कन्वर्टिबल स्कीम भी हो सकती है। अगर आप चाहो तो फ्यूचर में इसे क्लोज एंडेड से हम ओपन एंडेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर अप्रूवल लगेगी फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ यूनिट होल्डर्स। अगर कोई क्लोज एंडेड की स्कीम है तो रिडम्पशन की डेट पर इसका रोल ओवर भी किया जा सकता है, बट रोल ओवर करने के लिए फिर हमें अप्रूवल लगेगी फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर कोई भी स्कीम है अदर देन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो ये स्कीम्स ओपन रहेंगी फॉर सब्सक्रिप्शन, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए। 15 दिन से ज्यादा के लिए ये ओपन नहीं रह सकती। ELSS ओपन रह सकती है, बट उसके अलावा कोई दूसरी स्कीम इससे ज्यादा समय के लिए ओपन रह पाएगी नहीं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में ये बात भी क्लियर कर देनी है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने का होगा, एंड अगर हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब रहा तो हम ओवर सब्सक्रिप्शन का कितना हिस्सा रिटेन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब बातें ऑफर डॉक्यूमेंट में क्लियरली बता देना। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसी कारण से म्यूचुअल फंड को नहीं मिल पाता है तो विद इन 5 वर्किंग डेज असेट मैनेजमेंट कंपनी को पब्लिक का पैसा रिफंड कर देना पड़ेगा। इशू क्लोज हुआ, सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ, वहां से अगले 5 दिनों में पूरा पैसा रिफंड कर देना है। क्लोज एंडेड स्कीम को वाइंड अप किया जा सकता है या तो रिडम्पशन की डेट पर। किस तरीके से वाइंड अप हो सकती है, तो भाई या तो फिक्स डेट थी रिडम्पशन की डेट, उस दिन वाइंड अप हो जाए, वरना अगर 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स रिजोल्यूशन पास कर देते हैं कि वाइंड अप कर दो, तो जब रिजोल्यूशन पास करेंगे तब कर देंगे। वरना अगर ट्रस्टी को लगता है कि ऐसा कोई हादसा हो चुका है, कोई इवेंट हो चुका है जिसके बाद अब इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए, तो बंद कर देंगे। वरना अगर सेबी ने डायरेक्शंस इशू कर दिए हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स स्कीम को बंद कर दो, तो स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। ये है अबाउट क्लोज एंडेड स्कीम से रिलेटेड कि किस तरह से ये लिस्टेड होती हैं और किस तरीके से क्लोज एंडेड स्कीम को क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। यहां आकर के हमारा म्यूचुअल फंड का चैप्टर खत्म होता है रिवीजन के लिए। म्यूचुअल फंड के इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक्स छांट छांट के पढ़े हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट डजंट मेक कि अदर टॉपिक्स अनइम्पॉर्टेंट है। आपको नोट्स में जितने टॉपिक्स लिखे गए हैं वो सभी पढ़ने हैं। एग्जामिनर इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछ सकता है जो हम लोगों ने अभी अभी रिवाइज किए हैं। बाकी के टॉपिक्स छोड़ना नहीं है, रिवाइज तो उनको भी करना है। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग।